Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 21st of February 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. And कल से analysis morning में ही आएगी. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि एनालिसिस अगर लेट पब्लिश होती है तो आपके अंदर ज़ील एंथुजियाज्म ख़त्म हो जाता है न्यूज़पेपर को कवर करने का. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस, न्यूज़पेपर कवर करना आपकी नेसेसिटी है. आप अपने विम्स एंड फैंसीज पर काम नहीं कर सकते हो कि आपका मन नहीं कर रहा है तो आप नहीं कवर करोगे. मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा आपको. सेकेंड पॉइंट इज़ दिस कि आपका एग्ज़ाम कल नहीं है, तो अगर आप न्यूज़पेपर आफ्टरनून में भी कवर करते हो या तो इवनिंग में भी कवर करते हो तो इट डजेंट मेक अ डिफरेंस. थर्ड पॉइंट इज़ दिस, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी प्रोफेशनल लाइफ होती है एंड हर कोई बैलेंस बनाने की कोशिश करता है. दोनों ही स्फेयर में परफेक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी कुछ अनअवॉइडिंग सिचुएशन हो जाती है कि आप चाह कर भी परफेक्ट नहीं हो पाते हो, और उसके बाद आपको कोई अगर पॉइंट आउट करता रहता है कि आप ये काम परफेक्ट नहीं कर रहे हो तो ये गिल्ट को और ऐड ऑन होता जाता है. तो जब आप मुझे पॉइंट आउट करते हो कि मैं एनालिसिस मॉर्निंग में पब्लिश नहीं कर रही हूँ, तो जो ऑलरेडी गिल्ट होता है ना, इसमें ये सब कुछ ऐड ऑन होता जाता है. तो फिर मुझे भी लगता है कि आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस स्फेयर, तो मुझे ये एनालिसिस पब्लिश करना बंद कर देना चाहिए. तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, उद्धव मूव्स सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन बाइज्ड हैव मेजॉरिटी इन राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो उद्धव ठाकरे लेट फैक्शन का ये कहना है कि हमारे पास मेजॉरिटी है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, राज्यसभा में, तो इलेक्शन कमीशन ने लेजिस्लेटिव विंग के बेसिस पर शिंदे लेट फैक्शन को कैसे रियल शिवसेना रिकॉग्नाइज कर लिया है. तो चैलेंजिंग द इलेक्शन कमीशंस decision to recognize the Eknath Shinde-led faction as the real Shivsena and allot the party name and bow and arrow symbol to it, former Maharashtra Chief Minister moved the Supreme Court on Monday. तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी टेस्ट के ऊपर रिलाई ही कैसे किया. अगर लेजिस्लेटिव विंग में मेजॉरिटी की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे पास मेजॉरिटी है, राज्यसभा में हमारे पास मेजॉरिटी है, एंड जो डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट शिंदेज सपोर्टर्स ये तो अभी भी पेंडिंग है. तो इफ डिसक्वालिफाइड तो शिंदे फैक्शन के पास यहाँ पर लेजिस्लेटिव मेजॉरिटी तो होगी ही नहीं. तो ये इनका कहना है. नेक्स्ट है, ईपीएफओ अलाउज एम्प्लॉयज टू नाउ ऑप्ट फॉर हायर पेंशन. तो सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं. तो ईपीएस जिसको कि एडमिनिस्टर किया जाता है बाय ईपीएफओ, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज विद पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 58. तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर ये कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू द ईपीएफ. जो एम्प्लॉय का एंटायर पार्ट होता है, जो एम्प्लॉय का 12% होता है, ये जाता है ईपीएफ में, ये पूरा पार्ट ईपीएफ में जाता है. लेकिन जो एम्प्लॉयर का 12% होता है ये स्प्लिट होता है, इसका 3.67% ईपीएफ में जाता है और 8.33% ईपीएस में जाता है. ठीक है. तो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर ये कंट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक सैलरी. जो एम्प्लॉय का एंटायर पार्ट होता है ये ईपीएफ में जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर का 12% होता है ये बेसिकली यहाँ पर स्प्लिट होकर जाता है. 3.67% इसका ईपीएफ में जाता है एंड 8.33% कॉन्ट्रीब्यूशन ईपीएस में जाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करती है 1.16% एज वेल फॉर एन एम्प्लॉयज पेंशन. एम्प्लॉयज डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम देयर शेयर ऑफ पीएफ टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम, जो कि हमने देखा कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय का एंटायर पार्ट होता है ये जाता है ईपीएफ में. ठीक है, ये हो गया बेसिक्स. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो सुप्रीम कोर्ट का हमने जजमेंट डिस्कस किया था. प्रीलिम्स में इतनी ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं. सब्सक्राइबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड हु हैड नॉट ऑप्टेड फॉर हायर पेंशन अंडर एन अर्लियर विंडो, इनको एक और ऑप्शन दिया गया है. अब ऑप्शन क्यों दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था. In a nutshell, the EPFO has now allowed subscribers to go beyond the pensionable salary capped at rupees 15,000 a month, on which employers deduct a sum equal to 8.33% of the actual basic salary towards pension under the employee pension scheme. तो इसका मतलब ये है कि पेंशन के लिए ज़्यादा accumulation हो सकेगा. An employee and an employer can together sign up in the coming days requesting the EPFO to deduct 8.33% of the higher monthly actual salary as against the ceiling of rupees 15,000. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर क्या अलाउ किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक्स इंपॉर्टेंट है कि 12% कहाँ पर जाता है, जो एम्प्लॉयर का है ये कैसे स्प्लिट होता है, ये ज़रूर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन देखो तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो बेसिक्स पूछते हैं. आगे हम चलते हैं.
यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, आप देख सकते हो। Shah's promise एनडीए गवर्नमेंट विल फुलफिल ईस्ट नागालैंड ग्रुप्स डिमांड्स आफ्टर इलेक्शंस। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक्सप्लेन्ड पेज पर डिस्कस किया था कि जो ईस्ट नागालैंड ग्रुप है इनकी डिमांड क्या है। इनकी डिमांड ये है कि जो 6 ईस्टर्न नागालैंड डिस्ट्रिक्ट्स है इनका एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए। अब ये सेपरेट स्टेट बनाने की क्यों डिमांड कर रहे थे, क्योंकि इनका मानना ये था और ऐसा है भी कि जो यहाँ पर ईस्टर्न नागालैंड वाला एरिया है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एंड अगर हम डेवलपमेंटल पैरामीटर्स में देखें तो ईस्टर्न नागालैंड का एरिया बहुत पीछे रह चुका है। तो ENPO is demanding a separate state on the grounds that Eastern Nagaland lags behind the rest of the state in development indicators due to administrative and political neglect. अब हम चलते हैं आगे। A double-edged bludgeon। अब यहाँ पर क्या बात की गई है, तो BBC के ऑफिस पर टैक्स सर्वे हुआ, IT टैक्स सर्वे हुआ। क्यों हुआ, अब बताया तो ये जा रहा है कि यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कुछ इन्होंने प्रॉब्लम की। बेसिकली इन्होंने अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट किया, जिसकी वजह से यहाँ पर हो रहा है IT सर्वे। दूसरी बात अगर हम देखें तो कुछ टाइम पहले BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, और उसके बाद हमें BBC के ऑफिस पर यह IT सर्वे देखने को मिला। तो क्या ये कोइंसिडेंस है, या तो BBC एंड जो भी फॉरेन मीडिया है उसको ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी रेड लाइन को क्रॉस मत करो। तो जो इंडियन मीडिया के लिए रेड लाइन है ना कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ये सेम आपके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है। अब BBC के ऊपर IT सर्वे हुआ। वेस्टर्न मीडिया ने इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं किया, वेस्टर्न गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। अब वेस्टर्न मीडिया और गवर्नमेंट ने क्रिटिसाइज़ क्यों नहीं किया, अगर हम US की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, तो इंडिया ने US और फ्रांस को बहुत ज़्यादा बिजनेस दिया। कैसे बिजनेस दिया, तो अभी जो रिसेंटली एयर इंडिया की डील हुई थी। तो क्या इंडिया ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप यहाँ पर शांत रहो, कुछ बोलो मत, हम आपको बिजनेस प्रोवाइड करते रहेंगे, हम आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो ऑथर ने कहा है कि अगर आपका प्लान ये है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है, तो ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, अब ये रिलायबल क्यों नहीं है, क्योंकि वेस्ट में भी हो सकता है कि वेस्टर्न मीडिया और जो वेस्टर्न लॉबिस्ट हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने लग जाएं कि बिजनेस आपको मिल रहा है लेकिन आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा। तो ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, ये रिलायबल नहीं है। तो गवर्नमेंट्स हार्ड नोज्ड रिस्पॉन्स टू फॉरेन मीडियाज क्रिटिसिज्म मे बी वर्किंग बट इट इज़ नॉट अ रिलायबल स्ट्रैटेजी। तो कुछ टाइम पहले जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर, उन्होंने ये कहा था कि डंपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है और ये दूसरा तरीका है इन्वेजन का। बेसिकली ये आपके थिंकिंग प्रोसेस में इन्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। द वाइस प्रेसिडेंट फर्दर अंडरलाइंड द नीड टू रिमेन अलर्ट टू काउंटर द डॉक्टर्ड नैरेटिव्स टू रन डाउन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। इट कैन बी नो वंस केस दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन और फॉरेन, किसी के पास भी यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए कि ये यहाँ पर टैक्स लॉस को वॉयलेट करे, और BBC भी यहाँ पर टैक्स लॉस को वॉयलेट नहीं कर सकती। जो इंडियन लॉज है इसको ये वॉयलेट नहीं कर सकती है। एनी एक्शन नेसेसरी टू इंश्योर एडहेरेंस टू इंडियन लॉस, ये यहाँ पर लिया जाना चाहिए। लेकिन अभी क्या मैसेज जा रहा है, तो मैसेज अभी ये जा रहा है कि BBC ने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री निकाली, उसके बाद यहाँ पर BBC के ऑफिस के ऊपर IT सर्वे हो रहा है। However, in the BBC matter, the perception that the action was a consequence of its documentaries, India the Modi question is and will continue to remain strong despite the Indian Revenue Authorities officially stating the survey had led to indications कि यहाँ पर टैक्स नहीं दिया गया कुछ रेमिटेंसेस पर, डिस्क्रिपेंसीज, इनकन्सिस्टेंसीज हैं विद ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिला। ऑपोजिशन का क्या कहना है, ऑपोजिशन का यही कहना है कि जो प्रेस है उसका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है, प्रेस को मजल करने की कोशिश की जा रही है। Perhaps that has been so to inform the foreign media that they have to respect the same red lines जो कि इंडियन मीडिया के लिए। तो आपको भी इन रेड लाइंस के अंदर ही रहना है, इन रेड लाइंस को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करनी है। What is significant is that on February 14, जिस दिन सर्वे शुरू हुआ उसी दिन यहाँ पर एयर इंडिया, जो कि पूरी तरीके से ओन किया जाता है बाई टाटा, announced its decision to buy Boeing and Airbus aircraft for its fleet. Now, while Airbus aircraft are equipped with British engines, the fact that Modi decided to engage with the US and French presidents, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मैसेज है कि अपने मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की लगाम को संभाल कर रखो, एंड सो दैट दे डू नॉट क्रॉस इंडियाज करंट रेड लाइन्स। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट नो वेस्टर्न गवर्नमेंट, नॉट इवन द ब्रिटिश, कोई भी सर्वे को लेकर क्रिटिकल नहीं था। दैट विल फोर्टिफाई द मोदी गवर्नमेंट्स बिलीफ कि जब तक यहाँ पर इंडियन मार्केट एडवांटेजेस प्रोवाइड करती रहेगी वेस्टर्न कॉमर्स और इंडस्ट्री को, वेस्ट यहाँ पर शांत रहेगा।
द वेस्ट लिबरल मीडिया's criticism of its policies and actions need not to be taken seriously and with the US in particular, US को इंडिया की ज़रूरत है चाइना को काउंटर करने के लिए, and with the US in particular considering India as an important partner to counter China, a significant security component has been added to the allure of the Indian market. तो इंडियन मार्केट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको दे ही रहा है, दूसरी बात कि इंडिया आपके लिए ज़रूरी है अगर आपको चाइना को कंटेन करना है। अब ऑथर का ये कहना है कि ये जो आपकी स्ट्रैटेजी है ना, ये लंबे समय तक रिलायबल नहीं रह सकती। इसका रीज़न ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर जो बिजनेस लॉबीज़ हैं, जो मीडिया है, ये वेस्टर्न गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालने लग जाए कि आप इंडिया को ऐसे कैसे जाने दे सकते हो, इंडिया यहाँ पर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी पर कैसे काम कर सकता है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल सर्वे करा दिया स्टिक पॉलिसी, बिजनेस दे दिया तो कैरेट। नेक्स्ट है प्राइवेसी डेफिसिट, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हमें यहाँ पर डिजिटाइजेशन करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी। अब डिजिटाइजेशन होगा, इसका मतलब ये है कि बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा, डेटा कलेक्शन होगा, डेटा स्टोरेज होगा, डेटा शेयरिंग होगा। क्या अभी तक हमारे पास जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, क्या ये अभी तक एक्ट बन पाया? नहीं। तो एक्ट तो ये नहीं बन पाया, लेकिन आप यहाँ पर और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने की बात कर रहे हो, लेकिन आपके पास इफेक्टिव लीगल मैकेनिज्म ही नहीं है। आप यहाँ पर बात कर रहे हो कि एनोनिमाइज्ड डेटा को यूज़ किया जाएगा। एनोनिमाइज्ड डेटा का मीनिंग ये है कि जिससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। ये जो एनोनिमाइज्ड डेटा है, ये स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से स्टार्टअप्स यहाँ पर गेज कर सकें कि मार्केट वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की वो यहाँ पर मार्केट को देख सकें कि कितनी मार्केट है। 10,000 करोड़ की मार्केट है, 20,000 करोड़ की मार्केट है, तो इसको गेज करने के लिए डेटा ज़रूरी है कि लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं। तो आप यहाँ पर बात करोगे, आप एनोनिमाइज्ड डेटा प्रोवाइड करोगे स्टार्टअप्स को। लेकिन ऐसा देखा गया है और ऐसा हुआ भी है कि जो एनोनिमाइज्ड डेटा है, अगर इसमें यहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो उस पर्सन के बारे में आप जान सकते हो कि ये किसका डेटा है। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पर बिल ही नहीं है, अभी आपके पास यहाँ पर एक्ट ही नहीं है। अभी तक आपने यहाँ पर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल को एक्ट बनाने के लिए स्टेप्स नहीं ले रहे हो, तो ये आपको करने की ज़रूरत है। आधार, ऑथर ने कहा आधार का आप यूज़ हर जगह मैंडेटरी कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर आपको बेसिक सर्विसेज को भी यूज़ करना, उसके लिए भी आधार मैंडेटरी है। और हमने आधार का 2018 में ब्रीच भी देखा था। तो आधार को हर सर्विस के लिए मैंडेटरी मत बनाओ, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। और इफेक्टिव लीगल मैकेनिज्म होना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। 2023 promises to be a landmark year for technology and digitization in India. The union budget indicates growing prioritization of these areas. The Digital India program को allot किया गया है ₹X करोड़। द एलोकेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ये भी यहाँ पर नियरली डबल हो चुका है। ये कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट के लिए फंडिंग इंक्रीज की गई है। डिजिटाइजेशन का मतलब ये है सब कुछ डिजिटल हो रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है। दिस इंक्लूड्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि बायोमेट्रिक्स, फाइनेंशियल हेल्थ डेटा, ये सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है इसमें। तो डिजिटाइजेशन का पेस तो बहुत तेज़ है, लेकिन इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क ये नहीं है आपके पास। A new national data governance policy is going to be introduced, जो कि एक्सेस प्रोवाइड करेगी टू एनोनिमाइज्ड डेटा। एनोनिमाइज्ड डेटा का मतलब ये है जिसमें पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन नहीं है, जिससे आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। हाउएवर, बहुत सारी स्टडीज़ ने डेमोस्ट्रेट किया है कि जो एनोनिमाइज्ड डेटा है, इसको रिवर्स इंजीनियर करके इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। करंट एनोनिमाइजेशन टेक्निक्स आर इनएडिक्वेट फॉर द पोटेंशियल ऑफ एनोनिमाइज्ड डेटा टू बी अनलीस्ड विदाउट जेपर्डाइजिंग पीपल्स प्राइवेसी। इंडिया को सबसे पहले रॉबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ बनाने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात की गई है कि इसमें प्रॉपर सेफगार्ड्स नहीं है। द बजट ऑल्सो प्रोपोजेस privacy invasive changes to the income tax search and seizure provisions। तो इसमें ये कहा गया है कि जो IT ऑफिशियल्स हैं, ये एक्सपर्ट्स की असिस्टेंस ले सकते हैं डिजिटल डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, एनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस करने के लिए। नोट दैट देयर आर नो इफेक्टिव लेजिस्लेटिव सेफगार्ड्स टू प्रिवेंट एक्सेस टू सर्टेन टाइप्स ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फाइनली यहाँ पर डिजी लॉकर की बात की गई है। डिजी लॉकर के लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आधार एज फाउंडेशनल आइडेंटिटी होगी। तो सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि आपको साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इफेक्टिव लीगल मेजर्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, और आधार को हर जगह मैंडेटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है to prevent the continuing scope creep of Aadhaar, which is increasingly being made mandatory not only to avail services but also to exercise fundamental rights such as voting. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, द रियल टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है कि टीपू सुल्तान नेशनल आइकॉन था या नहीं था, या टीपू सुल्तान यहाँ पर प्रॉक्सी था मुस्लिम्स के लिए। तो इसको लेकर यहाँ पर पॉलिटिक्स चलती रहती है।
तो अगर आप यहाँ पर टीपू सुल्तान को ब्लैक एंड वाइट में देखने की कोशिश कर रहे हो तो ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ऐसा यहाँ पर ऑथर का कहना है कि कोई भी लीडर यहाँ पर ब्लैक और वाइट में नहीं होता है, सबके अंदर ग्रे शेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीपू सुल्तान को ये लगा कि मुस्लिम्स के साथ खड़े रहने में उसको लेजिटिमेसी मिल रही है तो वो मुस्लिम्स के साथ खड़ा है। अगर उसको लग रहा है कि वो आसानी से कन्वर्ट कर सकता है तो वो कन्वर्ट भी कर रहा है। टीपू इज हैबिचुअली रिसरेक्टेड एज अ प्रॉक्सी फॉर ऑल मुस्लिम्स। हियर वॉज अ मैन, तो यहाँ पर टीपू की बात की गई है जिसने मालाबार को इन्वेट करते समय जो भी यहाँ पर एनिमीज़ हैं उनका कन्वर्जन कराया था, एंड प्रेस्ड कन्वर्जन ऑन एनिमीज़ कि आपको यहाँ पर इस्लाम में कन्वर्ट होना पड़ेगा। फिर यही टीपू सुल्तान है जो कि श्रीनगरी टेम्पल की अगर हम बात करें तो, बट इक्वली वी ऑल्सो हैव द सुल्तान्स एक्सचेंज विद द जगत गुरु एट श्रीनगरी टू दिस हिंदू ग्रैंडी। द सेम मुस्लिम किंग ने शिवालिंगम्स भेजे थे विद इंस्ट्रक्शंस ऑन देयर वर्शिप। तो यहाँ पर हमें टीपू सेकुलर दिख रहा है। तो हाउ देन डू वी ग्रास्प टीपू, कि टीपू यहाँ पर क्या था, टीपू यहाँ पर सेकुलर था या नहीं था, या कि मुस्लिम्स का प्रॉक्सी था। व्हेन वी आर टेम्प्टेड टू व्यू, तो हमें ये लगता है कि जो किंग्स थे इनके लिए जो गवर्नेंस होती थी या रिलीजन के बेसिस पर होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आज भी देख सकते हो पॉलिटिक्स कैसे की जाती, पॉलिटिक्स इस तरीके से की जाती ना, आप यहाँ पर पावर गेन कर सको, आप यहाँ पर लेजिटिमेसी गेन कर सको, फिर भले ही जो भी आपकी यहाँ पर आइडियोलॉजी है उसकी वो अगेंस्ट ही क्यों ना जाता हो। तो व्हाट वी आर टेम्प्टेड टू व्यू रिलीजन इज द प्राइम गवर्निंग फैक्टर फॉर किंग्स टिपिकली एज इट वाज वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स दैट वेंट इनटू क्राफ्टिंग किंगशिप। टीपू सर्टेनली viewed himself as Muslim, but his kingly policy as very clear in his letter to Pune, where convenient। तो उस समय यहाँ पर टीपू ने कन्वर्जन भी कराया, जहाँ पर उसको लेजिटिमेसी गेन करनी थी तो वहाँ पर उसने शिवलिंगम भी भेजे। ही कुड बी इशूइंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द पूजा ऑफ इनफिडल डीटीज। सच सेलेक्टिविटी वॉज नॉट यूनिक नॉर वॉट इज अ सोलिली हिंदू मुस्लिम डायनेमिक। एम्परर औरंगजेब, इसने यहाँ पर अटैक किया था सल्तनत ऑफ द डेक्कन, क्योंकि इसका ये कहना था कि जो रूलर्स हैं यहाँ के ये शिया हैं, और इसका मतलब ये हेरिटिक्स है। हेरिटिक्स का मतलब होता है अधर्मी है। दिस व्हेन हिज ओन मदर वॉज शिया। किंग्स thus behaved in seemingly contradictory ways। तो कहीं आपको ये सेकुलर लगेंगे, कहीं आपको ये सेकुलर नहीं लगेंगे। बेसिकली इनका मेन जो एम था वो ये था कि इनके पास पावर बनी रहे, इनके पास यहाँ पर लेजिटिमेसी रहे। अब हमें सब कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों लगता है, क्योंकि हम इसको लीनियर फैशन में देखते हैं, हम इसको ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, लेकिन चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती, चीज़ें यहाँ पर ग्रे में होती हैं। बट इन फैक्ट लाइक पॉलिटिक्स टुडे, पॉलिटिकल लाइफ इन द पास्ट टू वॉज कॉम्प्लेक्स। अगर हम ओवरऑल बात करें तो टीपू बेसिकली एक नेशनल आइकॉन है, इसने यहाँ पर रेजिस्ट किया था ब्रिटिशर्स को। लेकिन अगर हम बात करेंगे टीपू ने हिंदूज को, क्रिश्चियंस को कैसे हैंडल किया, तो हमें ये दिखता है कि टीपू यहाँ पर बिगेटेड है, टीपू यहाँ पर कट्टर है। तो इन हिज रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश ही कम्स अक्रॉस एज अ नेशनल आइकॉन। इन हिज हैंडलिंग ऑफ हिंदूज एंड क्रिश्चियंस इन कॉन्कर्ड टेरिटरीज, ये हमें बिगेटेड दिखता है। डिफरेंट पार्टीज हाईलाइट, अब जिसके नैरेटिव को जो सूट कर जाए वो टीपू के उस साइड को दिखाता है। तो डिफरेंट पार्टीज हाईलाइट डिफरेंट साइड्स ऑफ द सेम फिगर इन आइसोलेशन टू अचीव स्पेसिफिक एंड्स। येट इन एक्चुअलिटी टीपू इन सब का कंपाउंड था। टीपू को जहाँ लगा कि सेकुलर बनने में ज़्यादा फायदा है तो वो वहाँ पर सेकुलर बन गया, जहाँ पर उसको लगा कि मुस्लिम्स का प्रॉक्सी बनने में ज़्यादा फायदा है तो वो मुस्लिम्स का प्रॉक्सी बन गया। नेक्स्ट है आर लैंग्वेज आर सेल्फ्स, ये हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इन नवंबर 1999 यूनेस्को ने डिक्लेयर किया था कि February 21 एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इन रिस्पॉन्स, क्योंकि बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये डिक्लाइन हो रही थी। इस साल का थीम क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, इससे ही एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये इस साल का यहाँ पर थीम है। एज यूनेस्को स्टेट्स अ मोनोलिंगुअल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब ये है कि सिर्फ एक ही लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और हो सकता है कि वो लैंग्वेज यहाँ पर सारे लर्नर्स को ना आती हो, वो लैंग्वेज यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को ना आती हो, लेकिन मोनोलिंगुअल का मतलब तो यही है कि आप यहाँ पर एक ही लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। इंडिया इज एन एंशिएंट रिपोजिटरी ऑफ हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स विथ रिच लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। It is in our mother tongue that we express with authenticity our deepest thoughts, feelings, values and ideas। तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो भी इनर थॉट्स होते हैं ये आपकी मदर टंग में ही होते हैं। आपने कोई लैंग्वेज यहाँ पर दूसरी सीखी हो, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच सीखी हो, तो आपके इनर थॉट्स होते हैं, तो आप फ्रेंच में तो नहीं सोचते हो ना, आप वही सोचते हो जो कि आपकी मदर लैंग्वेज होती है। The languages we learn from our mothers are the homeland of our innermost thoughts. The International Mother Language Day has added significance in the Indian context बिकॉज ऑफ द थ्रेट वेस्टर्नाइजेशन। और अगर हम देखें तो 42 ऐसे डायलेक्ट्स एंड लैंग्वेजेस हैं जिसके यहाँ पर जो स्पीकर हैं ये 10,000 से भी कम है। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये लैंग्वेजेस यहाँ पर इंडेंजर हो रही हैं और ये लैंग्वेजेस यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। तो इन लैंग्वेजेस को एक्सटिंक्ट होने से बचाना है। द सिचुएशन इज इक्वली ग्रिम ऑल ओवर द वर्ल्ड विथ 40% ऑफ द स्पीकर्स ऑफ 6,700 लैंग्वेजेस नॉट हैविंग एक्सेस टू एजुकेशन इन देयर मदर टंग।
इट इज़ अप्रोप्रिएट कि लैंग्वेजेस को रीवाइटलाइज करने की ज़रूरत है। सेवरल स्टडीज़ हैव शोन, अब स्टडीज़ ने क्या शो किया है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को अपहोल्ड करने के लिए। मेन स्ट्रीमिंग ऑफ मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन शुड बी अकॉर्डेड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। और इसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पर कंटेंट को ट्रांसलेट भी तो करना पड़ेगा। अगर आपने बोल दिया ठीक है हम यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस में इंजीनियरिंग प्रोवाइड करेंगे, हम बीटेक कहेंगे कि आप इंजीनियरिंग कर सकते हो रीजनल लैंग्वेजेस में, लेकिन इसके लिए आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए ना। अब इतने सारे कंटेंट को ट्रांसलेट करना, इतने सारे जर्नल्स को ट्रांसलेट करना, ये ह्यूमनली पॉसिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद ले सकते हो, आप यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हो। CV रमन द नोबेल प्राइज विनिंग, इन्होंने क्या कहा था, वी मस्ट टीच साइंस इन आवर मदर टंग, नहीं तो साइंस एक हाइब्रो एक्टिविटी बन जाएगी और हर कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था, द स्ट्रेन ऑफ द फॉरेन मीडियम विच टर्न अवर चिल्ड्रंस, तो फॉरेन मीडियम में पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं ये क्रैमर्स बन गए, ये इमिटेटर्स बन गए, ये सिर्फ यहाँ पर रट रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो गांधी जी फोरसॉ हाउ द फॉरेन medium has made our children practically foreigners in their own land. Even as we celebrate आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि हमें कॉलोनियल लेगेसी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। अभी तक जो एजुकेटर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये लगता है कि इंग्लिश यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश यहाँ पर आनी चाहिए। तो चाइल्ड इज़ कंपेल्ड टू स्टडी हिज और हर मदर टंग एज अ सेकंड थर्ड लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज जो उसको स्कूल में सिखाई जाती है वो तो इंग्लिश होती है। आर एम्फेसिस ऑन इंग्लिश हैज़ आयरॉनिकली मेड द एजुकेशनल सिस्टम एक्सक्लूसिव एंड रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि प्राइमरी स्कूल लेवल पर मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। अ नंबर ऑफ स्टडीज़ हैव शोन कि अगर बच्चे को मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो वो यहाँ पर ज़्यादा सीख पाता है, अगर हम कंपेयर करें किसी एलियन लैंग्वेज में उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई यहाँ पर बच्चा है, उसको एलियन लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो उसको उस एलियन लैंग्वेज को समझना है, उसके बाद उसको कॉन्सेप्ट समझना है। लेकिन अगर उसको वो लैंग्वेज आती होगी तो उसको यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना, उसको यहाँ पर लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लैंग्वेज सीखने में उसको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो Prime Minister Narendra Modi, in his address in 2021, marking the first anniversary of the National Education Policy, hailed the AICTE's landmark decision. Decision ये था कि जो BTech प्रोग्राम है ये यहाँ पर परमिट किए जाएंगे in 11 native languages. AICTE ने सर्वे कंडक्ट किया था ऑफ ओवर 83,000 स्टूडेंट्स, जिसमें 44% ने इस फेवर में वोट किया था कि ये इंजीनियरिंग को अपने मदर टंग में पढ़ना चाहते हैं, हाईलाइटिंग कि इसकी नेसेसिटी कितनी ज़्यादा कि मदर टंग में हम यहाँ पर हायर कोर्सेज प्रोवाइड कर सकें। द सेंटर्स इनिशिएटिव टू गिव प्रोमिनेंस टू नेटिव लैंग्वेजेस इन एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन, ये एक वेलकम स्टेप है। SSC ने यहाँ पर डिसाइड किया कि एग्जामिनेशंस को कंडक्ट किया जाएगा 13 इंडियन लैंग्वेजेस में इन एडिशन टू हिंदी एंड इंग्लिश। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो वर्डिक्ट हैं ये एक्सेसिबल होंगे इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। तो इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है इसका भी इंडियनाइजेशन हो रहा है। वी मस्ट हेस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन इन मदर लैंग्वेजेस, और इसके लिए हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी विल ड्राइव डेवलपमेंट इन दिस रिस्पेक्ट। नेक्स्ट ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे हम चलते हैं। मिलियंस इन इंडिया पार्क एट रिस्क फ्रॉम ग्लेशियल लेक फ्लड्स, तो ग्लेशियल लेक फ्लड्स की यहाँ पर बात की गई है और काफ़ी लोग इंडिया और पाकिस्तान में रिस्क में हैं। ग्रीनलैंड कनाडा में भी लोग रिस्क पर हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन के साथ साथ वहाँ पर करप्शन भी कम है। तो ग्लेशियर लेक्स रिजल्ट फ्रॉम अ श्रिंकिंग ग्लेशियर, तो जब यहाँ पर ग्लेशियर श्रिंक हो रहा है, ग्लेशियर क्यों श्रिंक हो रहे हैं, तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर श्रिंक हो रहे हैं, ग्लेशियर रिट्रीट हमें देखने को मिल रहा है। इन केस वाटर इज रिलीज फ्रॉम देम, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो जाती है इन द डाउन स्ट्रीम एरियाज, और इसको ही कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स और GLOF। एज द क्लाइमेट कंटिन्यूज टू वार्म, तो लगातार यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट वार्म हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट विल फॉर्म लार्जर एंड मोर न्यूमरस लेक्स। एट द सेम टाइम अगर हम यहाँ पर इवेंट्स देखें, ट्रिगर्स देखें, फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड, तो ये ट्रिगर का काम करता है, जिसके बाद हमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिलती है और जिसकी वजह से काफ़ी तबाही होती है। Populations in high mountains Asia, a region stretching from the Hindu Kush to the eastern Himalayas, are the most exposed. India and Pakistan make up 1/3 of the total number of people globally exposed to GLOFs, around 3 million people in India and around 2 million people in Pakistan. Also areas like Greenland and Canada, which also have a large number of glacial lakes, लेकिन वहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से बहुत कम पॉपुलेशन उस एरिया में रहती होगी और करप्शन लेवल भी वहाँ पर कम है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ कोल लेवी केस। अब ये आर्टिकल बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं कि ईडी यहाँ पर क्यों प्रमाइसेस को सर्च कर रहा है, जो कि कांग्रेस लीडर से लिंक्ड है। इन्होंने किया क्या, तो एलिगेशंस क्या हैं ये हम देख लेते हैं।
तो जो कोल है उसके ऊपर 25 रुपये पर टन लेवी लगाया गया। अब ये जो यहाँ पर कोल कंज्यूमर कंपनी से जो लेवी लिया गया, ये कुछ मिडिलमैन के द्वारा लिया गया जिनका कि नेक्सस था पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो द ईडी हैज alleged that an illegal levy of rupees 25 per ton of coal was being collected in the state from coal consuming companies by certain middlemen। और इनका यहाँ पर नेक्सस था की पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ, और इन्होंने पिछले कुछ सालों में 540 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं जो कि कांग्रेस पॉलिटिशियंस को गए हैं, ये यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। नेक्स्ट है डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर काउंसिल व्हाट सेंटर वांट्स, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पीआईएल फाइल की गई थी जयसिंह, इंदिरा जयसिंह के द्वारा। इंदिरा जयसिंह कौन थी? इंडियाज फर्स्ट वुमेन सीनियर एडवोकेट, जिन्होंने ये कहा था कि ये जो डेजिग्नेशन किया जाता है ना कि कौन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट है, इसका जो डेजिग्नेशन प्रोसेस है ना ये ओपेक है, ये आर्बिट्ररी है और यहाँ पर नेपोटिज्म से भरा हुआ है। अ 3 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर इटसेल्फ इन 24 हाई कोर्ट्स कि सीनियर एडवोकेट्स का डेजिग्नेशन कैसा होगा। इससे पहले जो प्रोसेस था इन्होंने इसको चैलेंज किया था। इनका ये कहना है ये जो यहाँ पर प्रोसेस है इसमें नेपोटिज्म है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। फॉलोइंग इट्स डिसीजन द सुप्रीम कोर्ट इन अक्टूबर 2018, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके इन द प्रोसेस ऑफ डेजिग्नेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी को यहाँ पर डेजिग्नेशन मिल रहा है सीनियर एडवोकेट का तो ये ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके, हमें इसके लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर की ज़रूरत है। अकॉर्डिंग टू द 2018 गाइडलाइंस, अ कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स और अ परमानेंट कमिटी वॉज क्रिएटेड विद द पावर्स ऑफ कन्फरमेंट। दिस कमिटी चेयर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज टू कंसिस्ट ऑफ द 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस, द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया एंड अ मेंबर ऑफ द बार। और ये कमिटी एटलीस्ट 2 बार मिलेगी 1 साल में। The CJI or any other judge could recommend an advocate for designation or advocates could submit their applications to the permanent secretariat। फिर यहाँ पर होगा इंटरव्यू। अब जब यहाँ पर इंटरव्यू की बात आ गई और इसमें 40% ये कहा गया कि जो वेटेज है ये दिया जाएगा कि पर्सनल की पर्सनैलिटी कैसी है, उस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी पब्लिकेशंस कितने हैं, उसकी सूटेबिलिटी को गेज किया जाएगा थ्रू द इंटरव्यू। अब सेंटर का ये कहना है ये जो यहाँ पर प्रोसीजर है ना इंटरव्यू का, इससे सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ जा रही। तो सब्जेक्टिविटी को खत्म करने की ज़रूरत है। तो सब्जेक्टिविटी कैसे खत्म होगी? तो आप सीक्रेट बैलेट करा लो। सीक्रेट बैलेट में यहाँ पर सब्जेक्टिविटी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और ये पूरा ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर हो सकेगा सीनियर एडवोकेट्स को डेजिग्नेट करने का। Before the 2017 ruling, तो Section 16 subsection 1 of the Advocates Act of 1961 states there shall be 2 classes of advocates, namely senior advocates and other advocates. Section 16 subsection 2 allows an advocate to be designated as a senior advocate if he consents to it। और Supreme Court और High Court को ये लगता है कि इस पर्सन के पास यहाँ पर स्पेशल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है और इसको ये सीनियर एडवोकेट का डिस्टिंक्शन मिलना चाहिए। तो पहले ये तरीका हुआ करता था, बाद में यहाँ पर गाइडलाइंस निकाली गई, परमानेंट कमेटी का गठन किया गया, कमेटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स, फिर यहाँ पर इंटरव्यूज़ होने लगे। लेकिन सेंटर इससे भी खुश नहीं है और सेंटर का ये कहना है कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। तो इट सीक्स टू रीइंस्टेट द रूल ऑफ अ सिंपल मेजॉरिटी बाय ए सीक्रेट बैलेट वेयर जजेस कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ एनी कैंडिडेट विदाउट एनी एम्बैरेसमेंट। और सीक्रेट बैलेट की वजह से यहाँ पर जो लॉयर्स कैंपेनिंग करते हैं ये भी कुछ हद तक कम होगी। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर जो रोल्ड डाल हैं इनकी जो बुक्स थी उसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस क्यों किए गए हैं? तो आज के बच्चों को सूट करने के लिए चेंजेस किए गए हैं। लेकिन ये कहा गया कि आपने बुक्स में चेंजेस क्यों किए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है ब्लिंकन अर्जेस स्पीडी नॉर्डिक एंट्रीज टू नेटो। अब टर्की जो है, टर्की F-16 ले रहा है यूएसए से। तो यूएसए ने कहा ठीक है हम आपको F-16 तो देंगे। अब ये बात इनके साथ में हुई पता नहीं, लेकिन इन्होंने मीडिया को तो ऐसा कहा ब्लिंकन ने कि नॉर्डिक एंट्रीज जो यहाँ पर फिनलैंड एंड स्वीडन है ये जल्द से जल्द नेटो को ज्वाइन करें। तो टर्की को ये लग रहा है कि शायद यूएस इनके ऊपर प्रेशर डालना चाह रहा है कि हम आपको F-16 तो दे रहे हैं लेकिन आप यहाँ पर कंसेंसस भी प्रोवाइड करो कि फिनलैंड एंड स्वीडन यहाँ पर नेटो ज्वाइन करें। तो टर्की का ये कहना है कि आप ऐसे लिंक नहीं कर सकते कि आप हमें F-16 तभी दोगे जब हम यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड को नेटो ज्वाइन करने के लिए कंसेंसस प्रोवाइड करेंगे। तो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि टर्की के अप्रूवल की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली अगर नेटो में किसी नए मेंबर को ज्वाइन करना होता है तो 30 जो मेंबर्स हैं सबसे यहाँ पर कंसेंसस लेनी पड़ती है, सबकी यहाँ पर हाँ होनी चाहिए, तभी यहाँ पर कोई कंट्री ज्वाइन कर सकता है नेटो को। तो बेसिकली यहाँ पर टर्की का ये कहना है कि आप ये लिंक नहीं कर सकते हो सेल ऑफ F-16 जेट्स बीइंग टाइड टू रेटिफाइंग द नेटो मेंबरशिप ऑफ स्वीडन एंड फिनलैंड विच मस्ट बी एग्रीड बाई ऑल 30 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी अलायंस। नेक्स्ट है जो बाइडन यूक्रेन गए थे, तो जो बाइडन बूस्ट यूक्रेन विद सरप्राइज ट्रिप, कीव स्टैंड्स पुतिन वॉज रॉन्ग, ये इनका कहना है। और बाकी इनका ये कहना है कि हम और ज़्यादा वेपन्स प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को। अब बीच में ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि जो यहाँ पर वेस्ट है ना ये थोड़ा सॉफ्ट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल वेपन्स प्रोवाइड करने में काफ़ी लेजी होता जा रहा है।
बाइडेंस बूस्ट कम्स अमिड अ परसेप्शन दैट द कमिटमेंट ऑफ द यूएस एंड इट्स एलाइज की ये यहाँ पर जो वेपन्स प्रोवाइड कर रहे थे, जो मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे, ये अब सॉफ्टन होना शुरू हो चुकी है. फॉर जेलेंस्की द सिंबॉलिज्म ऑफ हैविंग द यूएस प्रेसिडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इनके लिए. यूएस ने यहाँ पर असिस्टेंस, अभी तक यूएस $50 बिलियन की असिस्टेंस प्रोवाइड कर चुका है एंड आने वाले समय में और ज़्यादा प्रोवाइड करेगा, ऐसा इनका कहना है. 2014 में क्या हुआ था? 2014 में रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स कर लिया था, और रशिया ने जब क्राइमिया को एनेक्स किया था उसके बाद रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया था. तो जो हम G7 ग्रुपिंग डिस्कस करते हैं ना, इससे पहले ये G8 हुआ करती थी, ये G7 हो गई क्योंकि रशिया को इससे बाहर निकाल दिया था. जापान सीक्स अर्जेंट UNSC मीटिंग एज नॉर्थ कोरिया टेस्ट फाइट्स 2 more मिसाइल्स, ये नॉर्थ कोरिया करता रहता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. टर्की एंड सीरिया में वापस से एक अर्थक्वेक देखा गया 6.8 मैग्नीट्यूड का, 6.3 मैग्नीट्यूड का. टर्की सीरिया रॉक्ड बाय क्वेक ऑफ 6.3 मैग्नीट्यूड, रिपोर्ट्स ऑफ डैमेज. यहाँ पर लोकेशन है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, अंतकिया एंड हाथे, ये दोनों लोकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट है बैंक्स NBFCs स्टॉप लेंडिंग टू एप्स अंडर लोन डिफॉल्ट गारंटी मॉडल. तो ये इंपॉर्टेंट है. FLDG क्या है? तो FLDG क्या है? फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी. तो फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी क्या होता है? बेसिकली आई हैव इंक्लूडेड नोट्स. FLDG और फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी इज एन एग्रीमेंट. ये किसके बीच में एग्रीमेंट है? फिनटेक कंपनी और रेगुलेटेड एंटिटी के बीच में. अब जो फिनटेक कंपनी है इसको RBI लाइसेंस नहीं है, तो इसके पास यहाँ पर RBI का लाइसेंस नहीं है. रेगुलेटेड एंटिटी जिसको कि यहाँ पर RBI रेगुलेट कर रहा है. तो FLDG और फर्स्ट लोन डिफॉल्ट गारंटी इज एन अरेंजमेंट बिटवीन अ फिनटेक कंपनी एंड रेगुलेटेड एंटिटी. रेगुलेटेड एंटिटी जैसे कि बैंक्स और NBFCs. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिनटेक कंपनी के माध्यम से बैंक्स या NBFCs ने किसी को लोन दिया और वो लोन यहाँ पर डिफॉल्ट हो गया. तो फिनटेक का ये कहना है कि हम यहाँ पर जो रेगुलेटेड एंटिटी है, जो बैंक्स और NBFCs है, उसको हम यहाँ पर कॉम्पनसेट करेंगे एक सर्टेन एक्सटेंट तक. तो वेयर इन द फिनटेक कॉम्पनसेट्स द रेगुलेटेड एंटिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट इफ द बोरोअर डिफॉल्ट्स. विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RBI's फर्स्ट सेट ऑफ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस, द FLDG मॉडल इज नॉट एक्सपेक्टेड कि लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा इंडिया में. क्योंकि अगर हम लेंडिंग देखें तो लेंडिंग यहाँ पर डायरेक्टली हो सकती है बिटवीन बोरोवर्स एंड regulated entities account and not on through any third party loan service providers book. और अगर हम यहाँ पर बात करें फिनटेक कंपनीज की, तो बहुत सारी फिनटेक कंपनीज न्यूज़ में थे कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं. लोन देने के बाद उनका डेटा यहाँ पर सब कुछ ले लेते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ पर सेंटर ने इनको बैन करने की भी बात की गई थी. फिर बाद में बैन को रिवर्सल भी किया गया था. Banks and non-banking financial companies have almost paused tie-ups with the fintech players और digital lending apps. Fintech players basically यहाँ पर जो digital apps होती हैं जो यहाँ पर loans provide करते हैं under the first loan default guarantee structure for lending in the absence of clarity on contractual agreement from the RBI. Broadly, lenders have taken the approach कि FLDG can't be done with non-regulated entities, fintech players that do not come under the RBI ambit. अंडर FLDG क्या होता है? एक क्रेडिट रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट है कि अगर रेगुलेटेड एंटिटीज यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं फिनटेक के माध्यम से, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कॉम्पनसेट करेगी. बेसिकली अगर लोन यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाता है तो थर्ड पार्टी यहाँ पर सर्टेन एक्सटेंट तक जो है यहाँ पर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी. या थर्ड पार्टी गारंटीज टू कॉम्पनसेट अप टू अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट इन अ लोन पोर्टफोलियो ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज, बैंक्स एंड NBFCs. Banks can't lend directly to lending apps which have recently come under the scrutiny of the RBI. और गवर्नमेंट की भी स्क्रूटनी में आए थे कि ये यहाँ पर अनफेयर लेंडिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. बेसिकली यहाँ पर क्लियर गाइडलाइंस नहीं बताई जाती हैं कि आपसे कितना इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, तो ये सब क्लैरिटी नहीं होती. बाद में वो पर्सन यहाँ पर डेट ट्रैप में फंस जाता है, फिर उसको परेशान किया जाता है. The regulator's argument is that this is leading to renting of licenses. तो फिनटेक के पास तो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस तो यहाँ पर रेगुलेटेड एंटिटी के पास है ना, बैंक्स और NBFCs के पास. तो renting of licenses which the regulated entities have, this arrangement could result in higher NP मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट. अब हम चलते हैं आगे. नीति आयोग अपॉइंट्स BVR सुब्रमण्यम एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव. तो नए CEO अपॉइंट किए गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए. स्विट्जरलैंड स्वीटन्स ट्रेड डील एज ऑफिशियल्स ट्रैवल फॉर EFTA टॉक्स. तो EFTA क्या है? तो इंडिया EFTA टॉक्स होने वाली है. तो सबसे पहले तो EFTA इंपॉर्टेंट है. EFTA क्या है? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इज अ फ्री ट्रेड बिटवीन 4 कंट्रीज. अब ये 4 कंट्रीज कौन से हैं? आइसलैंड, लाइकेंटेनस्टीन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड. तो ये 4 कंट्रीज के बीच का फ्री ट्रेड एरिया है और इंडिया और इनके बीच की बात चल रही है. The European Free Trade Association and the trade deal negotiations have lingered on for over 15 years. लेकिन स्विट्जरलैंड चाहता है कि ये जल्द से जल्द नेगोशिएशंस खत्म हो और हम एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर सकें. स्विट्जरलैंड as part of EFTA is keen to conclude a long-term free trade agreement negotiations with success and this is my top priority. ऐसा यहाँ पर स्विट्जरलैंड का कहना है.
तो आपको यहाँ पर EFTA ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है। रेमिटेंसेस फॉर ओवरसीज स्टडीज़ फॉल 42% इन फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो यहाँ पर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की बात की गई। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है? तो जो रेसिडेंट है ये $2.5 लाख तक एनुअली कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकता है। तो $2.5 लाख तक कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, इनफैक्ट यहाँ पर माइनर भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम अ रेसिडेंट कैन टेक आउट फॉरेन एक्सचेंज अप टू $250,000 annually for various purposes like travel, gift, studies abroad, maintenance of relatives, purchase of property, medical treatment and donations। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो न्यूज़ ये है कि रेमिटेंस फॉर ओवरसीज स्टडीज़ फॉल 42%। अब ये फॉल क्यों हुआ है? तो उसके रीज़न बताए गए हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा है। यूएस जैसी कंट्रीज़ के वीज़ा मिलना मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, तो डेवलप्ड इकॉनमीज़ में जो यहाँ पर रहने की कीमत है ये इंक्रीज़ हो रही है। तीसरी बात, हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर महंगा हो गया है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। हमारा रुपी यहाँ पर डेप्रिशिएट हुआ है, तो जिसकी वजह से तीसरा रीज़न ये हो सकता है। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो हम न्यूज़ में देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में रीसेशन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में कोई श्योरिटी नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री से पढ़ाई की है, यूएस यूके से पढ़ाई की है, कि आपको वहाँ पर जॉब मिल ही जाए। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट्स रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा ₹100 पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया यूपे टू द मेंशन्ड UPI ID, and then you have to send payment proof along with your telegram user ID to the mentioned email ID। सेकेंड प्रोग्राम है रिवीजन सीरीज जो कि स्टार्ट हो चुकी है फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। आप मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। तो फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ पर EPFO के बारे में डिस्कस किया। तो EPS जो कि एडमिनिस्टर की जाती है बाई EPFO, बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं 12% ऑफ द एम्प्लॉयज़ बेसिक सैलरी। जो एम्प्लॉय का पूरा पार्ट होता है ये EPF में जाता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर का 12% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ये स्प्लिट होता है। 3.67% EPF में जाता है और 8.33% EPS में जाता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है 1.16% एज वेल फॉर एन एम्प्लॉयज़ पेंशन। जो एम्प्लॉयज़ हैं ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम। तो एम्प्लॉय का पूरा पार्ट EPF में जाता है। फिर हमने यहाँ पर शिंदे लेड फैक्शन के बारे में डिस्कस किया। इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया कि जो शिंदे लेड फैक्शन है ये यहाँ पर रियल शिवसेना है। तो उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि राज्यसभा में तो हमारे पास मेजॉरिटी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो हमारे पास मेजॉरिटी है। तो ये सब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने तो उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जो ENPO की डिमांड है, ENPO की डिमांड ये है कि इनको यहाँ पर सेपरेट ईस्टर्न एक स्टेट चाहिए। नागालैंड के जो यहाँ पर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए इनको एक सेपरेट स्टेट चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। यहाँ पर बात की गई कि जो BBC के ऊपर IT सर्वे कराया गया, ये अगर आप कह रहे हो कि कोइंसिडेंस है तो हो सकता है कोइंसिडेंस हो, लेकिन जो ग्रेटर कम्युनिटी को मैसेज जा रहा है वो तो यही जा रहा है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री निकाली गई और उसके बाद यहाँ पर सर्वे कराया गया। फिर ऑथर ने ये कहा है कि जो इंडिया है, इंडिया की ज़रूरत है वेस्टर्न नेशंस को, चाइना को काउंटर करने के लिए ज़रूरत है। हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, हम यहाँ पर बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है ये हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में जो वेस्टर्न मीडिया है एंड जो लॉबीस्ट हैं ये गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दें। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, वेस्टर्न गवर्नमेंट, ये इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने लग जाए। तो ये रिलायबल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है प्राइवेसी डेफिसिट। तो ये कहा गया, आप यहाँ पर डिजिटाइजेशन की बात करो, आप यहाँ पर एनोनिमाइज डेटा को अनलीश करने की बात करो कि इसके पोटेंशियल को अनलीश किया जाएगा, ये स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट यहाँ पर स्टार्टअप्स मार्केट को गेज कर सकें। तो आपके पास अभी तक लॉ तक नहीं है, तो आप सबसे पहले इफेक्टिव लीगल मैकेनिज्म लेकर आओ। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करो और आधार को जो हर जगह यूज़ किया जा रहा है ना, इसको यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टीपू सुल्तान की बात की गई। तो टीपू सुल्तान की ये यहाँ पर सेकुलर था, ये नहीं था, या तो मुस्लिम्स का प्रॉक्सी था। आर लैंग्वेजेस आर सेल्फ्स, ये हमने डिस्कस किया है कि मदर लैंग्वेज कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और स्टडी से ये पाया गया कि अगर बच्चे को मदर लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें वो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प कर पाता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है GLOF। GLOF क्या है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। देन सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन कैसा होना चाहिए, सेंटर क्या चाहता है? तो सेंटर बेसिकली ये चाहता है सीक्रेट बैलेट हो। बाइडेन बूस्ट यूक्रेन विद सरप्राइज ट्रिप,
कीव स्टैंड्स पुट एंड वाज रॉन्ग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पर ज़रूर इंपॉर्टेंट था FLDG। FLDG क्या है? FLDG एक लैंडिंग मॉडल है, क्रेडिट रिस्क शेयरिंग एग्रीमेंट बिटवीन अ फिनटेक एंड अ रेगुलेटेड एंटिटी, जिसमें थर्ड पार्टी गारंटी प्रोवाइड करती है कि अगर यहाँ पर लोन डिफॉल्ट होता है तो थर्ड पार्टी यहाँ पर कुछ एक्सटेंट तक प्रोवाइड करेगी कॉम्पनसेशन। फिर नीति आयोग के न्यू CEO का नाम हमने डिस्कस किया, EFTA के बारे में डिस्कस किया। तो इंडिया EFTA की टॉक्स चल रही हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, जो कि 15 सालों से चल रही हैं, तो जल्द से जल्द ये यहाँ पर फाइनलाइज हो जाए। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। यहाँ पर हमने लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भी डिस्कस की है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है? तो जो रेसिडेंट है, रेसिडेंट कैन टेक आउट फॉरेन एक्सचेंज अप टू $2.5 लाख एनुअली फॉर वेरियस पर्पसेस। तो कैपिटल और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों के लिए हो सकता है, यहाँ तक कि माइनर भी ऐसा कर सकता है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।